हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। है ना। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके की सीरीज है उत्तराखंड पुलिस के लिए स्पेशली अब स्टार्ट की गई है और एसएससी भी इसमें कवर होगा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके मतलब अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो, आपने किसी कोचिंग से तैयारी की है, ये स्टैटिक जीके जब आप लगाओगे तो आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो और ज्यादा निखर करके आएगा। है ना। आपको जानकारियां ऐड होती चली जाएंगी आपका डेटाबेस में। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और साथ में स्टैटिक जीके को डेली देखिए। है ना। कोशिश कीजिए, आंसर करिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टैटिक जीके या आपको कंप्लीट जीके किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो करनी है। तो दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि इसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। तो सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू देता चलूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां स्थापित किया था। देखो, जैसा क्वेश्चन है तो इंफॉर्मेशन ले लो कि दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने क्या किया, एक आर्य समाज की स्टैब्लिशमेंट किया। कब किया भाई? 1875 में। ईयर बड़ा प्यारा है, 1875, 75। तो आप देखो कि कहां पे स्थापित किया गया, तो आंसर बंबई हो जाएगा। कई लोगों को यह पता होता है। अब तुम्हें आगे की जानकारी देता चलूं तो तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। बात बिल्कुल सही है। 1877 में इसका मुख्यालय कहां, हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए कोई सोचेगा भी नहीं कहां है, लाहौर में है। लाहौर में इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की जो निम्नलिखित है। तो कई बार अगर बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि जो ब्रह्म समाज है, जो आर्य समाज है, ये दोनों समाजों की शिक्षाएं क्या क्या थी। तो इससे पहले ब्रह्म समाज के बारे में बात कर चुका हूं, आज आर्य समाज की बारी है। तो देखो, सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, और यही बात ब्रह्म समाज में भी आपको देखने को मिलेगी। अवतारवाद, धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। कर्म सिद्धांत, आवागमन सिद्धांत का समर्थन। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास। स्त्री शिक्षा में विश्वास। विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति। बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध। हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रचार। तो 1877 में क्या किया, लाहौर को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। जानकारी अगर अच्छी लगेगी और क्वेश्चन सीरीज आपको ये पसंद आएगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना है। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया? ब्रिटिशर्स का आपको मालूम होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चीजें थी। है ना। सब्सिडरी अलायंस थी, सहायक संधि थी, जिसमें वो क्या कर रहे थे, अन्य राज्यों को अपने में मिला रहे थे। उसी में से एक यहां पर ऑप्शन है पंजाब राज्य के बारे में, जिसमें से आप सभी जानते होंगे अमृतसर की संधि, महाराजा रणजीत सिंह का नाम। तो 4 ऑप्शन है। अब इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लो। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्य की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस, क्या नाम है, हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंधन और चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। है ना। तो ब्रिटिश राज्य का अंग बना। कब बना? 1849 में बना है। इसको आप अच्छे से पढ़ लो और ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1849। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको कुछ चीजें याद आएंगी कि भाई मुगल वंश को जब हम पढ़ते हैं और मुगल वंश में हम चीजों को देखते हैं 1526 से और 1707 तक का टाइम। है ना। 1526 से 1707 तक का टाइम कौन सा वाला टाइम था? जिस टाइम में मुगल वंश अपने चरम पर था। मतलब आप कह सकते हो कि बाबर से लेकर के हुमायूं, फिर अकबर ने चरम पर शासन को पहुंचाया, औरंगजेब तक बात गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, इसके बाद जो शासन आए उन्होंने देखने को मिलता है कि कई सारे बदल दिए गए और 1707 से 1857 तक की कहानी रहती है मुगल बादशाहत में। लेकिन 1720 से एक व्यक्ति बनता है और वो नाम होता है मोहम्मद शाह।
शाह का। तो नादिर शाह के बारे में जानकारी देता चलूं आपको, ईरान के बारे में आपको पता होगा तो बस वहीं से थोड़ा सा पढ़ना है। 1739 ईस्वी के आक्रमण किया था, उस समय की बात है। इस दौरान दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को किस और नाम से जाना जाता है? तो याद करो, इसे कहा जाता है रंगीला बादशाह। क्या कहा जाता है इसे? रंगीला बादशाह। हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज में किया है। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने मोती, हीरे, जवाहरात, संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, क्या? तख्ते ताउस। तो यहीं पर से भी सवाल बनता है, तख्ते ताउस में बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा रंगीला बादशाह, यानी कि मोहम्मद शाह। आक्रमण किसने किया? ये मां है, ये ना है, नादिर शाह ने किया था आक्रमण। बाकी चीजें सामान्य है, आंसर बता चुके हैं तो आगे चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यूनाइटेड नेशन जितने लोग पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जितने लोग पढ़ते हैं, उसमें यूएन के बारे में, और यूएन की एक संस्था आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। भारत के भी वहां पर एक अध्यक्ष जो जज बने हैं, जो जस्टिस हैं दलवीर भंडारी, उनका भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 15। लेकिन सिर्फ इतनी बात से काम नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए, मतलब कितना? 9 ईयर इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर टर्म होता है, के लिए चुने जाते हैं, तथा इनकी कुल संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। इसका मुख्यालय कहां है भाई? हैग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। जबकि अगर बात करोगे यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां हो जाएगा? तो याद करो, वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। आगे चलते हैं। निम्न में से सही जोड़े बनाइए। मैच द फॉलोइंग है, यानी कि एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी और एक तरफ आपको मिलेंगे उनके हेडक्वार्टर, है ना। देखो, जो बताता चलूं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं हिंदी इंग्लिश के मामले में। ये बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो इसको बोला जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और शैक्षिक वैज्ञानिक है तो इसको बोला जाता है यूएनएसको, ठीक है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये बच गया। ये है यूनाइटेड नेशन, यूनिडो इसको बोला जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहां पर 5 ऑप्शन, यहां पे 4 ऑप्शन है। तो ऐसा कई बार कई एग्जाम में हुआ है जहां पर मैच द फॉलोइंग में एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो चीजें आसान कर लूंगा और आपके लिए कुछ चीजें यहां पर दे करके जाऊंगा, देखिएगा, समझना। देखो, हेल्थ की बात है तो जीना, अगर हेल्थ अच्छी है तो जी पाओगे, जेनेवा आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनेस्को एजुकेशन के मामले में, साइंटिफिक कल्चरल मामले में उसको बढ़ाता है। यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट आती है। यूनेस्को की बात करूं तो पेरिस में, सुंदर सा नाम है, सुंदर सा जगह है, सुंदर सा शहर पेरिस, ठीक है। फिर आ जाओ फूड के बारे में। देखो, फूड के बारे में अगर बात करोगे तो रोम, इटली, एक पहले भी मैंने ये आपको बताया है कि ये इटली की कहानी है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अब बचता है वियना या और कोई बर्न। तो देखिए, ये जो यूनिडो है, यूनिडो हो जाएगा वियना में, वियना है ऑस्ट्रिया में, इस तरह से। तो आप मैच कर लीजिएगा। ए का 5 बोला जा रहा है, ए की 2 ही ऑप्शन है और बी का 2, तो इस तरह से देख लीजिएगा, बी का 4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। भारत में आपको मालूम होगा 28 स्टेट और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो, उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 4 डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी जिला जो है वो आपस में लगता नहीं है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे अलग अलग, ठीक है। तो बात उसी की कर रहे हैं, तो आंसर तो तुम कर लोगे, पुडुचेरी। तो आगे इसकी जो जानकारी है, पुडुचेरी एक ऐसा भारत का संघ शासित प्रदेश है जिसके चारों जिले अलग अलग जगह पे हैं। तो जरा ध्यान देना, जो माहे है, माहे, बाकी लाइन पढ़ लेना। जो केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है, नाम है माहे, मिलेगा केरल में। कहां मिलेगा? केरल में। पुडुचेरी है, पुडुचेरी एवं कराईकल जो क्षेत्र है, पुडुचेरी एवं कराईकल जो क्षेत्र है, यह मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक है। कहां मिलेगा? पुडुचेरी, मतलब अगर आप पुडुचेरी को कुछ इस तरीके से लिखो तो यह मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में मिलेगा भाई, ठीक है।
उसके बाद है यनम क्षेत्र के द्वारा आंध्र प्रदेश, मतलब अगर यनम की बात है तो कहां मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और माहे की बात कर ही चुका हूं, माहे कहां मिलेगा, तो केरला में मिलेगा। आसान है चीजें। पुडुचेरी कैसा प्रदेश है, 4 ही डिस्ट्रिक्ट हैं इसके और चारों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जगह है। कहां कहां, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, केरला में है, तो चीजें याद रहेंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात है ना, इसको बोला जाता है सेक्स रेशो, सेक्स रेशो। और इसी की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। हाल ही के एग्जामों में जनसंख्या से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि देखिए 10 वर्ष में जनगणना होती है, सेंसस होता है, और 2011 में लास्ट बार हुआ है। आगे 2021 में हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो डेटा पुराना ही चल रहा है। कोशिश करो तुम्हारा इसी समय सिलेक्शन हो जाए। तो देखना सेक्स रेशो की क्या डेफिनेशन है। कहा प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ये तो बिल्कुल भी नहीं होती। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या, 1000 व्यक्तियों के नमूनों में महिलाओं की संख्या। तो मैं तुम्हें यह बता दे रहा हूं, और थोड़ा सा डीप में पढ़ो, चीजें समझ आएंगी। जिनको ये वाला आंसर नहीं समझ आया उन्हें जनगणना जनसंख्या को दोबारा पढ़ लेना चाहिए। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो देखो जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, अगर उसमें ये सन है, ऐसा मान लो ये जो है हमारा सन है कुछ इस तरीके से, तो इसके ठीक पास मरकरी आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आपको वीनस मिलेगा, और वीनस के बाद आपको अर्थ मिलेगी। ठीक है, अर्थ मिलेगी, तो अर्थ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर आपको इसी तरह से मार्स भी देखने को मिलेगा, जिसे आप मंगल कहते हैं। और मंगल के बाद क्या देखने को मिलेगा, तो मंगल के बाद आपको एक मेटेरॉइड्स या उल्का पिंड की एक पट्टी देखने को मिलेगी, जो जुपिटर के बाद होगी। जुपिटर के बाद कौन सा हो जाएगा, तो ऐसे ही बता दे रहा हूं, सैटर्न हो जाएगा। सैटर्न के बाद यूरेनस, सैटर्न के बाद अरुण हो जाएगा, है ना। सैटर्न के बाद अरुण हो जाएगा, और उनके बाद हो जाएगा नेपच्यून, है ना, वरुण बोल देते हैं। तो ये कुछ प्लेनेट हैं जिनको बताया गया। बोला सबसे चमकीला ग्रह ये होता है शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ये बेसिक है, जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा तो ये पूरा तमीज से तुम्हें मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं। शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह, दूसरा ग्रह। सभी ग्रहों में आके सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण सर्वाधिक तापक्रम भी इसी ग्रह पर पाया जाता है। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी है, तमीज से समझो, पढ़ो और आगे चलते हैं। देखो याद भी करते हुए चलो, कई डेटाबेस में तुम्हें क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो तुमने पढ़े होंगे, तुम्हारी तैयारी अच्छी हो पाएगी। ये क्वेश्चन है रेगिस्तान से, कि कौन सा रेगिस्तान किस स्थान पर है। तो जो तुम्हें मालूम सबसे पहले मिला लो। तुम्हें मालूम होता है कि थार है एशिया में, कॉन्टिनेंट वाइज आया है। अगली बार कंट्री वाइज लेकर के आऊंगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। आगे देखिए, कालाहारी, आटाकामा और ग्रेट विक्टोरिया है। तो कालाहारी मालूम होता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो कालाहारी अफ्रीका कर दो। ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट है भाई कौन, ऑस्ट्रेलिया वाले। अटाकामा कहां है, साउथ अमेरिका में अटाकामा है, चिली के नॉर्थ बॉर्डर पे मिलेगा। आगे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए पर्याय प्रयोग किया जाना, जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसकी ये बात की जा रही है। कौन सा रासायनिक लगता है। अभी तक तुमने इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा होगा और तुमने टिक कर लिया होगा, सोच लिया होगा ये होने वाला है। तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि आज जो है इसका आंसर है ये क्या, उपयुक्त सभी। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ भी जो है वो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती है। आते हैं धीरे धीरे, क्वेश्चन अपनी चरम पर हैं, देखिएगा। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द। आपने RRR सुना होगा, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं पर्यावरण से रिलेटेड 3 P कौन से हैं। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जानकारी देनी थी तो ज्यादा घुमाया नहीं तुम्हें कि वेट कराऊं और दिखाऊं कि कितना टाइम तुम दे सकते हो। तो टाइम देने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा देखो। पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन जो है वो पर्यावरण के ड्यूरेशन में 3 P के रूप में है। जबकि आप R3 का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, अगर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। तो देखिए यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा देख सकते हो मन करे तो, और वरना आगे चलते हैं। कामाख्या मंदिर, आर्ट एंड कल्चर की बात है, कॉमन है। हर वर्ष मेले लगते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनमें से एक है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर एक माता का मंदिर है, और ये माता का मंदिर कहाँ है, यहां पर लगता है एक मेला जिसे कहा जाता है आबू बाची या अम्बू बाची का
बाची का मेला, अंबुबाची का मेला, ठीक है, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। असम में लगता है कामाख्या मंदिर का मेला। आगे है हैरी पॉटर। देखिए बहुत फेमस चीजें हैं ये, बार बार एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, जब जब न्यूज में आती हैं। अभी भी इनकी एक किताब आई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर ये लेकर के आ गया। हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें लिखने वाली कौन थी, कौन राइटर है उनकी? तो इसका आंसर आप देखिए, पीजी वुडहाउस, जेके राउलिंग, फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन, कैरोलिन कीन। आप लोगों को एक क्वेश्चन पसंद आया होगा, और पहले अगर आपने, क्योंकि सभी लोग हैरी पॉटर का नाम तो सुना है लेकिन उसके राइटर का नाम भी आज जान लो। इतने ही क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और कोशिश की गई है कि ये क्वेश्चन ऐसे रहें जो आपको ज्यादा हेल्प करें, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।